Hello, good evening, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do classical theory of employment. Okay, this is classical theory of employment. आज हम करेंगे और कल हमने केंजन थ्योरी की थी, तो आज क्लासिकल थ्योरी जो क्लासिकल है वो मानकर चलते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत क्या है, पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार के स्तर और कैसे निर्धारित किए जाते हैं। तो रोजगार का परंपरावादी थ्योरी जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, और दूसरी हमारी थी रोजगार का केंचियन थ्योरी, यानी कि केंचियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हमारा रोजगार का सिद्धांत है वो किसी एक अर्थशास्त्री की देन नहीं है, उसमें जो है कई अर्थशास्त्रियों का हाथ रहा है। उसमें हम नव परंपरावादी एवं परंपरावादी दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं। तो ये कह रहा है कि लैटिन अंग्रेजी भाषा के परंपरावादी शब्द को क्लासिकल को कहा जाता है, लेकिन ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है द बेस्ट, यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ। अर्थशास्त्रियों के संबंध में परंपरावादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था भाई? कार्ल मार्क्स ने श्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, जेम्स मिल है आदि के लिए किया था। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्ज जो परंपरावादी सिद्धांत का प्रयोग करके विस्तृत अर्थों में उन्होंने किया है, और उन्हें परंपरावादी अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेम्स मार्क्स एवं नव परंपरावादी अर्थशास्त्री कौन रहे हमारे? मार्शल पीगू। ये सब जो है किससे रिलेट थे? क्लासिकल थ्योरी से, यानी कि रोजगार के सिद्धांत से में इन्होंने सब ने अपने अपने व्यूज़ अलग अलग दिए हैं। तो ये कह रहा है कि रोजगार का जो परंपरावादी सिद्धांत है किसी एक अर्थशास्त्र की देन नहीं है, इसमें जो है एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेएस मिल, परंपरावादी और नव परंपरावादी दोनों जो है शामिल थे। ठीक है, रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार जो है पूर्ण रोजगार संतुलन एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति है, लेकिन जो केंज है वो इसे अपोजिट मानकर चलता है कि ये एक पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति नहीं है। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ए नॉर्मल फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये चीज़ आपको वैसे मतलब डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, तो आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि पूर्ण रोजगार है क्या? पूर्ण रोजगार वैसे आम भाषा में क्या कहते हैं हम, कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको मतलब जो चाहते हैं उनको जो है उनके अकॉर्डिंग काम मिल जाता है, तो उस वहाँ पर क्या हो जाता है? एक फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ये कह रहा है कि पूर्ण रोजगार क्या है? क्या है? उस स्थिति से है जिसमें कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है और श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति बराबर है, यानी कि जो व्यक्ति रोजगार चाहता है उसको उतना ही उपलब्ध हो जाता है, तो उसमें क्या, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार की स्थिति। ये कह रहा है कि पूर्ण रोजगार से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी स्तर पर श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति उपलब्ध जो है बराबर होती है। कह रहा है कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ बराबर हो जाती है, किसकी? लेबर की, यानी कि श्रम की मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है, तो उसको हम बालचोल के आम शब्दों में हम क्या कहेंगे? वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, यानी कि जो भी मजदूरी की वर्तमान दर है उस पर काम करने के लिए तैयार होते हैं और उनको काम मिल जाता है, तो वहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ओके, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू लर्नर full employment is a situation in which that all those who are able and want to work, जो योग्य हैं और जो काम करना चाहते हैं, the existing rate of wage get work without any undue difficulty। ठीक है, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, यानी कि जो रोज़गार पाने के इच्छुक हैं और वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो वेज रेट है, तो वहाँ पर उनको सबको काम मिल जाता है, तो वह स्थिति कौन सी होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कहलाती है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि मॉडर्न डेफिनेशन देखिए स्पेंसर के शब्दों में, पूर्ण रोजगार वह स्थिति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करना चाहता है काम कर रहा है, सिवाय उनके जो संघर्षात्मक या संरचनात्मक बेरोजगार हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं वही आगे। ये तो इसने अलग अलग टाइप बता रखी है। संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है? संघर्षात्मक बेरोजगारी होती है जिससे हम टाइम टू टाइम भाई अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि संघर्षात्मक बेरोजगारी वह है जिसका संबंध एक गतिशील अर्थव्यवस्था में कार्य या नौकरी बदलने से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्ट्रक्चरल में क्या होता है, यानी कि जो आप जैसे हमारा कोई भी हम ऐसे मतलब उद्योग में काम कर रहे हैं और हमारे पास उसमें काम करने के लिए एक मतलब हम निपुण नहीं हैं, तो उसको हम स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट मानते हैं। गार्डनर के अनुसार संरचनात्मक बेरोजगारी वे बेरोजगारी जो कुछ उद्योगों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। ये बेरोजगारी उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब उत्पादन के अन्य साधन पूंजी भूमि आदि की कमी होती है और पुराने उद्योगों में प्रशिक्षित होते हैं पर उनके पास कोई निपुणता नहीं होती है।
ठीक है। यानी कि जिस तरह के हम श्रमिक चाहते हैं उस तरह के हमें श्रमिक नहीं मिलते हैं। यानी कि एग्जाम्पल से आप ले सकते हो कि भाई आप जैसे आपको मान लो कोई टीचर लगाना है, तो उसके लिए आप जो भी कंडीशन होती हैं वो फुलफिल नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी वहाँ पर कहलाती है, क्योंकि वो पढ़ लिख कर भी हम बेरोजगार हैं। ठीक है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी, और ये थी हमारी संघर्षात्मक। और नेक्स्ट देखिए ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है कि जो हम वेज रेट मिल रहा है उस पर हम काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारी अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं हम। ठीक है। अनैच्छिक बेरोजगारी वह है जिसमें लोगों को रोजगार के अवसर के अभाव में बेरोजगार रहना पड़ता है, यानी कि काम करने के लिए तैयार है लेकिन काम नहीं मिलता है। ओके, अब इसके कुछ ऑप्शन देख लीजिए। ये इसमें परफेक्ट कंपटीशन को मानकर चलता है, विचारवान मनुष्य है, मुद्रा के विनिमय का माध्यम है, कीमत मजदूरी ब्याज की लौटशीलता है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, बचत और निवेश में समानता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन है और बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब इसमें देखिए केन्स का जो है डिटर्मिनेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे निर्धारित किया जाता है। इसमें देखो परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार जो है उत्पादन की मात्रा, यानी कि प्रोडक्शन की मात्रा, उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं हमारे, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी और जो टेक्निक है उन पर सिर पर निर्भर करती है। जैसे इसने दिखा रखा है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ लेबर, कैपिटल, नंबर्स, यानी कि जो जनसंख्या है हमारी, और ये टी मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है, तकनीक, इन पर निर्भर करता है। अब देखिए ये देखिए डायग्राम के थ्रू हम दिखा सकते हैं आपको। ये हमारा OY एक्सिस पर आउटपुट है और OX एक्सिस पर एम्प्लॉयमेंट है। जब हम अपने आउटपुट को OP बढ़ाते हैं तो हमारे जो रोज़गार कितना है ON है, उसके बाद हम वृद्धि करते हैं OP1, और इसमें जो वृद्धि होती है रोज़गार में ON1 होती है, यानी कि OP1 में ज़्यादा वृद्धि होती है जबकि ON1 में कम होती है। उसके बाद OP2 देखिए, OP2 में OP से OP2 तक में कम वृद्धि हो रही है और लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो सेटिस्फैक्शन लेवल कौन सा हुआ, जहाँ पर हमारा लेबर और जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि जब हमारा उत्पादन OP से बढ़कर OP1 हो जाता है तो जो रोज़गार भी बढ़कर ON1 हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार रोज़गार बढ़कर ON2 हो जाने पर उत्पादन की मात्रा भी OP2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिस अनुपात में रोज़गार बढ़ रहा है उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ रहा है। कहाँ पर, कौन सी स्टेज पर, इस वाली स्टेज पर। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस डायग्राम के थ्रू हम दिखा सकते हैं जैसे जैसे हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे हमारा रोज़गार में भी वृद्धि होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी ये OP1 और ON स्थिति है ये दोनों, इसमें जो है दोनों में इक्वल वृद्धि हो रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम संतुलन की स्थिति मानकर चलते हैं। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसमें ये कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग और उसकी उत्पादकता के कारण श्रम की मांग उस सीमा तक बढ़ जाती है जिस पर श्रम को दी जाने वाली जो वास्तविक मजदूरी है, जो रियल वेज है, उसकी सीमांत भौतिक उत्पादकता यानी कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के बराबर हो जाती है। इसको हम कैसे शो करेंगे, वेज रेट यानी कि W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई MPP। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, हम इसको इधर ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, W अपॉन में P। ठीक है, तो ये हमारी नगद मजदूरी है, कीमत स्तर है, और MPP क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिव सीमांत भौतिक उत्पादकता, और ये हमारी W पाई यानी कि वास्तविक मजदूरी है। ठीक है, ये इस कंडीशन को मानकर चलता है। उसके बाद देखिए ये हमारा श्रम की इसके साथ जो रिलेशन है ये उसको बताता है कि भाई हमारा डिमांड के साथ श्रम का कैसा रिलेशन है। तो डिमांड के साथ जो है श्रम का अपोजिट रिलेशन है। जैसे आप देखो ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा क्वांटिटी ऑफ लेबर है और ये हमारे रियल वेज रेट है। इसमें कैसा रिलेशन है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो रियल वेज रेट कम होती चली जाएगी, तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। और जो हमारी देखो नीचे सप्लाई कर्व है, तो श्रम का सप्लाई कर्व के साथ कैसा रिलेशनशिप है, सीधा संबंध है। देखो जैसे जैसे श्रम जो रियल वेज रेट बढ़ेगी क्वांटिटी ऑफ लेबर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप इसमें वैसे लाइन लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है और इसमें हमारा सीधा रिलेशनशिप है, सप्लाई के साथ, डिमांड के साथ इनवर्स है, ये दिखाया गया है। उसके बाद देखो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, देखो वेज रेट, यहाँ पर हमारी रियल वेज रेट है, ये हमारा आउटपुट बढ़ रहा है और आउटपुट पहले तो बढ़ेगा और फिर बाद में डिक्लाइन यानी कि कम होता चला जाएगा। तो इस पर संतुलन की स्थिति कहाँ पर होगी, जहाँ पर पूर्ण रोजगार संभव है। पूर्ण रोजगार कहाँ पर संभव है, ON पर, ये हमारा E पॉइंट पर। ठीक है, जहाँ पर रियल वेज रेट
दोनों एक सप्लाई एंड डिमांड दोनों चीज़ बराबर होंगी तो ठीक है। और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर होगा, पी पॉइंट पर निर्धारित होगा। ठीक है, तो ये था भी हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे मैं बता देती हूँ आपको, वैसे सेम ही है, ये वही कह रहा है कि भाई इसमें संतुलन कैसे होता है, बाज़ार में संतुलन कहाँ पर होता है। आप इसी डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम करेंगी वहाँ पर आउटपुट हमारा पी पॉइंट पर होगा और ये हमारा ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, उसके बाद इसने वही बताया हुआ है कि हमारी जो रियल वेज है वो हमारी किसके बराबर है, मनी वेजेस बटे में प्राइस। ठीक है, जो हमारी यानी कि नंबर ऑफ डिमांड एन डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिमांड, फंक्शन किसका फंक्शन है ये, वेजेस अपॉन में प्राइस। ठीक है, एन एस सप्लाई के साथ कह रहा है कि घटता फलन है वेज और प्राइस, वही बात बता रहा है कि डिमांड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स है, और हमारा जो है श्रम की पूर्ति के साथ कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो नगद मजदूरी कम हो जाती है, नगद मजदूरी कम होने पर वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी, इसके फलस्वरूप मजदूरी की मांग जो है बढ़ जाएगी और पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसने एक और डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कि देखो यहाँ पर अगर हम अपनी वेज रेट लेकर चलें ओ एन तक, ई पॉइंट तक, तो यहाँ पर हमारी क्या है, दोनों चीज़ इक्विलिब्रियम में है, डिमांड भी और सप्लाई भी। ठीक है, तो यहाँ पर रोज़गार किसके परम क्लासिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट किस पॉइंट पर मिलता है, इस पॉइंट पर मिलता है ई। उसके ऊपर जाएंगे तो हमारी डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है और नीचे आएंगे तो डिमांड लेस देन सप्लाई है, तो दोनों पॉइंट पर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। ई पॉइंट ऐसा हमारा जिस पर हम इक्विलिब्रियम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था वही क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो क्लासिकल यही क्लासिकल थ्योरी का कंक्लूजन यही है कि हमारा जो इकोनॉमिक, हमारी जो अर्थव्यवस्था में है पूर्ण रोज़गार पाया जाता है, यानी कि पूर्ण रोज़गार संभव है। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।